हेलो स्टूडेंट्स। आजकल आपको जैव विकास के संदर्भ में अलग अलग सिद्धांतों की चर्चा कराई जा रही है। तो जैव विकास के दो प्रमुख सिद्धांत मैं आपको बता चुका हूँ, लैमार्क का सिद्धांत एवं डार्विन का सिद्धांत। आज हम चर्चा करेंगे जो तीसरा सिद्धांत है और जिसको सर्व स्वीकार्यता वैज्ञानिकों के द्वारा मिली, वो सिद्धांत है उत्परिवर्तन का सिद्धांत या उत्परिवर्तनवाद। इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। बच्चों, इससे पहले के पाठ में मैं आपको उत्परिवर्तन के विषय में बता चुका हूँ। तो उत्परिवर्तन पर ही यह सिद्धांत आधारित है और इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एक हॉलैंड के वैज्ञानिक, उनका नाम था ह्यूगो डी व्रिज। ह्यूगो डी व्रिज के द्वारा 1901 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। और ह्यूगो डी व्रिज ने यह सिद्धांत कैसे प्रतिपादित किया, इससे पहले उसने कुछ प्रयोग किए और उसने जो प्रयोग किए वो एक पौधे पे किए। उस पौधे का नाम था इवनिंग प्रिमरोज। और इसका इसका वैज्ञानिक नाम था ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ये एक छोटा सा फ्लावरिंग पौधा होता है, खूबसूरत पौधा होता है जिसे लोग अपने बगीचों में लगाते हैं। उसने इन पर जो है कई पीढ़ियों तक जो है अध्ययन किया। लक्षणों पर अध्ययन किया इन्होंने। कई पीढ़ियों तक इन पौधों को उगाया और उनमें उत्पन्न होने वाले लक्षणों को देखा, उनको ऑब्जर्व किया। ये पाया कि ये पौधा जो है अपने लक्षणों के लिए शुद्ध नस्ली था, अर्थात जो इसके अंदर लक्षण दिखाई देते थे वो प्योर होते थे, क्योंकि वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्यों के त्यों परिलक्षित होते थे। लेकिन इसने जो है अचानक ही कुछ कुछ पौधों में कुछ विपरीत लक्षण भी देखे। कुछ पौधों में विपरीत लक्षण पाए गए। करीब 7 पौधों में इसने जो है 7 प्रकार के लक्षण इसने देखे। सात प्रकार के लक्षण इसने अलग अलग जो है पौधों में देखे। और वे 7 प्रकार के जो लक्षण थे, वे 7 प्रकार के लक्षण पूर्वजों के यानी जनकों के लक्षण से भिन्न थे। और उसने इन लक्षणों को विभिन्नता का नाम दिया। असतत विभिन्नता उसने इनको कहा, यानी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन या असतत विभिन्नता, उसने इन लक्षणों को नाम दिया, जो कि उसने 7 प्रकार के विभिन्न ऐसे लक्षण उसने देखे जो कि उनके पूर्वज या जनकीय पौधों में नहीं थे। जैसे कि पौधे की हाइट, पौधे के वर्तिकाग्र की लंबाई, पुष्पों का रंग और पुष्पों का साइज। इस तरह से जो है कई प्रकार के उसने ऐसे विभिन्न लक्षण देखे, विपरीत लक्षण देखे, जो कि जो है जनकीय लक्षणों से भिन्न थे। और इन लक्षणों को उसने कहा कि ये असतत विभिन्नता होती है। और फिर उसने असतत विभिन्नता वाले इन पौधों को जो है देखा कि ये वंशानुगत लक्षण थे, यानी ये लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले गए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसमिट हो गए। इससे स्पष्ट था कि ये विभिन्नताएं वंशानुगत थी, अर्थात एक पीढ़ी तक सीमित नहीं थी, अगली पीढ़ी तक ये चली गई। और उसने इसी तरह की ये जो असतत विभिन्नताएं थी जो कि वंशानुगत थी, उसने इनको नाम दिया उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की परिभाषा मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं कि जीवों में सहसा होने वाले वंशानुगत परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। जीवों में सहसा यानी अचानक, जीवों में सहसा होने वाले वंशानुगत परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। सडन हेरिटेबल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज म्यूटेशन। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है
वो ये है कि एक तो ये सहसा होते हैं, इसका मतलब ये अनिश्चित रूप से होते हैं। इनको आप कभी नहीं कह सकते कि ये कौन सी पीढ़ी में परिलक्षित होंगे, कौन सी पीढ़ी में प्रकट होंगे। अनसर्टेन होते हैं, ऑल ऑफ ए सडन ये जो है किसी पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। और हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, सहसा होने वाले परिवर्तन, वंशानुगत परिवर्तन जो होते हैं, सहसा होने वाले वंशानुगत परिवर्तन जो है वो कहलाते हैं। तो वंशानुगत इनका दूसरा लक्षण है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में प्रकट होते हैं। तो कोई भी परिवर्तन हम जो है उत्परिवर्तन नहीं कह सकते, वही परिवर्तन उत्परिवर्तन माना जाएगा जो कि सहसा हो और वंशानुगत हो। अब इस सिद्धांत के कुछ मुख्य तथ्य हम देखते हैं। ये तो इसके प्रयोग के बारे में था कि उसने कैसे प्रयोग किया और कैसे वो विभिन्नताएं उसने देखी उस पौधे में, ओइनोथेरा लमार्कियाना में। अब हम देखते हैं इसके मुख्य तथ्य, इस सिद्धांत के मुख्य तथ्य। विभिन्नताओं का जिक्र तो डार्विन ने भी किया था। डार्विन ने कहा था कि विभिन्नता जैव विकास का कच्चा माल होती है, लेकिन जो डार्विन की विभिन्नता थी वो सतत थी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो छोटे छोटे रूपों में चलती चली जाती थी, इकट्ठी होती चली जाती थी और इकट्ठे होकर फिर समग्र रूप में किसी एक पीढ़ी में वो जो है नई जाति के विकसित होने का कारण बनती थी। जबकि जो ये उत्परिवर्तन की जो विभिन्नता है, उत्परिवर्तन की विभिन्नता क्या है, ये असतत रूप में प्रकट होती है, अनिश्चित रूप में प्रकट होती है और एक बार प्रकट होकर फिर ये दूसरी पीढ़ी तक वंशानुगत होती चली जाती है, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी। अर्थात विभिन्नता तो वही है, लेकिन जहाँ डार्विन की विभिन्नता सतत थी और एक्युमुलेट होकर समग्र रूप में जो है नई जाति की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त करती थी, इसकी जो विभिन्नता उत्परिवर्तन कहलाई ये असतत थी और अनिश्चित थी। तो पहला तथ्य यह है, इस सिद्धांत के अनुसार नई जाति की उत्पत्ति या इसको हम कह सकते हैं जैव विकास या नई जाति की उत्पत्ति सतत व कई पीढ़ियों तक समग्र होकर एकत्र होने वाली सतत विभिन्नताओं द्वारा नहीं, बल्कि किसी एक पीढ़ी में असतत, स्थायी व अनिश्चित रूप से उत्पन्न विभिन्नता द्वारा होता है। जो वंशानुगत होती है वह उत्परिवर्तन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाती है। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि इस सिद्धांत के अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अर्थात जो जैव विकास होता है वो सतत व कई पीढ़ियों तक समग्र होकर एकत्र होने वाली सतत विभिन्नताओं द्वारा नहीं होता है, बल्कि एक पीढ़ी में असतत, स्थायी व अनिश्चित रूप से उत्पन्न विभिन्नता द्वारा होता है, जो वंशानुगत होती है वह उत्परिवर्तन कहलाती है। तो स्वतः स्पष्ट है कि ये विभिन्नता अचानक उत्पन्न होती है, वंशानुगत होती है और असतत रूप में डिसकंटिन्यूअस ये होती है, अचानक उत्पन्न होने वाली। दूसरा तथ्य इसका देखते हैं। उत्परिवर्तन किसी एक जीव में सहसा उत्पन्न होकर एक जीव जिसे उत्परिवर्तक कहते हैं
उत्परिवर्तक या म्यूटेंट कहते हैं, में सहसा उत्पन्न होकर वंशानुगत होते हैं। ये इसका दूसरा तथ्य है। तीसरा तथ्य है कि उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। इनकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है कि ये कब उत्पन्न होंगे, कभी भी ये उत्पन्न हो सकते हैं। एक इनका कोई निश्चितता नहीं है। चौथा, उत्परिवर्तन लाभदायक व हानिकारक दोनों हो सकते हैं। उत्परिवर्तन लाभदायक व हानिकारक दोनों हो सकते हैं। तो ये मुख्य इसके तथ्य थे और इस उत्परिवर्तन के सिद्धांत को बहुत मान्यता मिली। उसका कारण ये था कि आगे जो वैज्ञानिक थे टी एच मॉर्गन ने जो ह्यूगो डे व्रिज के बाद फल मक्खी पर, ड्रोसोफिला पर जो प्रयोग किए, उन प्रयोगों से उत्परिवर्तन की कहानी आगे बढ़ी और उसने फिर ये देखा कि उत्परिवर्तन दो तरह के होते हैं। एक तो गुणसूत्र के स्तर पर होने वाला उत्परिवर्तन और दूसरा जीन के स्तर पर होने वाला उत्परिवर्तन, जिसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं। गुणसूत्र के स्तर पर होने वाला जो उत्परिवर्तन होता है उसके कारण कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से जो जीन स्तर पर होने वाला उत्परिवर्तन है, जिसे हम बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं, वो भी कई तरह के विकार उत्पन्न करता है, विभिन्नता उत्पन्न करता है। और ये देखा गया है कि वास्तव में ये उत्परिवर्तन ही नई जाति की उत्पत्ति में सहायक होते हैं और मुख्य फैक्टर होते हैं। तो इस तरह से ये उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत था, भले ही इसकी आलोचनाएं हुई, लेकिन साइंटिफिक स्तर पे, अगर प्रामाणिक स्तर पे हम इसे देखें तो ये कसौटी पर खरा उतरा और उत्परिवर्तन के कई उदाहरण हमारे पास हैं और ये उत्परिवर्तन ही वास्तव में जैव विकास के मुख्य कारण होते हैं। आशा है आपको मेरा ये उत्परिवर्तन के सिद्धांत का आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपनी पढ़ाई को अनवरत अनुशासित रूप से जारी रखें। धन्यवाद।